चलो भाई, अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमारे सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस का चैप्टर मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो काफ़ी आसान सा चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही आपका आगे एक चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट के लिए जो इनपुट रहने वाला है वो क्या इनपुट रहने वाला है मेरे दोस्तों? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस से पहले हम एक अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हैं, दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से समझेंगे और इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे। अगर आपको याद है तो आप लोग भी मुझे बता सकते हो। बताइए क्या था सबसे पहला, क्या होता था अकाउंटिंग प्रोसेस में? याद बताओ फटाफट, कोई बच्चा बताना चाहे। एक अकाउंटेंट सबसे पहले क्या काम करता है? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटे, आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या नहीं है। हाँ, सबसे पहले मेरे दोस्तों आइडेंटिफिकेशन होती है। किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। जैसे कि आपको पता ही है, मैं कभी भी सीधा टॉपिक स्टार्ट नहीं करता हूँ, एक फ्लो में हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको हम एक प्रैक्टिकली समझ सकें और हम ये समझें कि इसकी नीड क्या है बेसिकली। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन का संबंध पैसे से है या फिर नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? अरे जवाब दो यार। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपको कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जो फाइनेंशियल नहीं है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, वैसे तो इवेंट्स लॉस बाय फायर है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्लोजिंग स्टॉक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मतलब जो बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। बट मान लीजिए कोई हमारे से मिलने आया या कोई हमारे से एग्रीमेंट करके गया है, वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि इवेंट हुई है। बट एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इवेंट, क्योंकि उसकी वजह से कोई पैसे का भी लेन देन नहीं हो रहा। कोई ऑर्डर मिल गया हमें, समझ में आई बात या नहीं? आइडेंटिफिकेशन में हम जैसे आप दुकानदार से रेट पता करके आए, भैया क्या रेट है इसका, तो दुकानदार उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब आप उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करोगे, चाहे आपने कोई भी सामान खरीदा हो, तो अकाउंटेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिल, ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमोज। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ, बिल, वाउचर्स, कैश मेमोज, रिसिप्ट्स, इन सब के आधार पे कई बार उसको मेजरमेंट भी करनी पड़ती है। समटाइम उसको क्या करनी पड़ती है मेरे दोस्तों? मेजरमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? लाइक ट्रांजेक्शन्स को हमें मेजर करना है। कई बार ट्रांजेक्शन हमें डायरेक्टली फाइनेंशियल रुपीज़ में मिल जाएगा, जैसे कि हमने किसी दूसरी कंट्री से सामान इंपोर्ट करा, तो यूएस डॉलर में हमारे पास सामान आया। अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ला के आगे जाके समझोगे, तो वी हैव टू मेज़र। समझ में आई बात या नहीं? जैसे कि हमारे पास कोई स्टाफ सैलरी पे एक काम कर रहा है और उसकी सैलरी 7,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है बच्चों। अब 7,000 पर मंथ जब है, जब पूरे महीने कैंडिडेट आता है, एम्प्लॉई आता है। अब मान लीजिए एम्प्लॉई ने हमारे यहाँ पे 20 दिन काम करा, 10 दिन वो छुट्टी पर रहा, 10 दिन क्या रहा है वो छुट्टी पर। तो अब हम उसको जो सैलरी देने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो सैलरी हम पूरे महीने की नहीं देंगे, 7,000 थोड़ी पे करेंगे, हम 20 डेज़ की सैलरी पे करेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? 7,000 वाज दी सैलरी फॉर 30 डेज, ऐसे मान लेते हैं। तो 7,000 डिवाइड बाय 30, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो 7,000 को हम जब 30 से भाग करेंगे, ध्यान रखना, तो सैलरी देना एक क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बट वी हैव टू मेजर। अब एक दिन की सैलरी 233, अब मान लो 4 डेज़ तो संडे के रहते ही हैं, तो 4 डेज़ तो उसको मिलना ही मिलना है। तो हम उसको यहाँ पर 20 के बदले कितने दिन की, उसने 20 दिन आया है वो काम करने के लिए, तो 4 तो संडे के मिले, तो हम उसको 24 डेज़ की सैलरी पे करेंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स, 7,000 डिवाइड बाई 30 इंटू में 24, तो हम उसको सैलरी आ रही है 5599, यानी कि 5,600 रुपये हम पे करेंगे। आई बात समझ या नहीं है? तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? मेजरमेंट। कई बार हमें मेजर करना होता है, कई बार मेजर नहीं करना। आप इस चीज़ को अच्छे से समझना, पूरे अकाउंटिंग में यही चलना होगा। और तुम लोग भी सारे बच्चे ध्यान रखो, जब कभी भी अब आप देखना कि हम कौन सी स्टेज पर आ चुके हैं। तो जब हम अकाउंटेंट का रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अब आपको देखना है हम कौन सी स्टेज पर आ चुके हैं। बात आई समझ या नहीं? अरे बोलो यार। तो सबसे पहले ये हमने आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया। सर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताओ मेरे दोस्तों? इसके बाद हम लोग करेंगे, बट वी विल मेजरमेंट हो चुका है। अब हम करेंगे रिकॉर्डिंग। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? रिकॉर्डिंग।
क्या आप लोगों को रिकॉर्डिंग करनी आती है या नहीं आती? जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैंने आपको रिकॉर्डिंग सिखाई या नहीं सिखाई? अरे बोलो यार, अगर रिकॉर्डिंग सिखाई है तो मुझे बताओ कौन सी बुक में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं? रिकॉर्डिंग इज डन। रिकॉर्डिंग का सिंपल मतलब था सर द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है बेटे, तो रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस होता है। इधर देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस या फिर इवेंट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसको रिकॉर्ड करना, और वो भी सिस्टमेटिक मैनर में। कौन से मैनर में? सिस्टमेटिक, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, जिस किताब में हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। तो जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, एंड यू ऑल नो वेरी वेल जर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। जर्नल हमारे पास कई तरीके की, जर्नल 8 टाइप्स की होती है। जर्नल कितने तरीके की है? 8 टाइप्स की। और 8 टाइप्स की कौन कौन सी है बच्चों बताओ? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक और बीपी बुक, और मेरे दोस्तों जर्नल प्रॉपर। और गुड न्यूज़, अच्छी बात यह है कि हमने आपको कैश बुक भी समझा दिया, परचेज बुक भी, परचेज सेल्स बुक भी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। बीआर बीपी जब आएगा हम कर लेंगे। सर फिर भी एक बार याद दिला दो ना क्या जा रहा है, हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगी। तो कैश बुक इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्ड, और if we are preparing 2 column cash book, then transaction related to cash as well as bank are recorded. What is purchase book? The journal book in which we record credit purchase of goods only, खान assets की purchase नहीं, credit purchase of goods. Sales book in which we record credit sale of goods. Purchase return book in which we record those return of goods which were earlier purchased on credit. What is sales return book? It is in the book in which we record those return of goods which are made by customer when या फिर for sold या for sales made to them on credit। समझ में आया नहीं है? जब उधार बिका हुआ माल हमारे पास वापस आता है, उसको हम कौन सी बुक में दिखाते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके अलावा जर्नल प्रॉपर, वो सारी ट्रांजेक्शन जो हमारी इन बुक में नहीं आई और लेकिन किस में आ गई? जर्नल प्रॉपर। जैसे कि डेप्रिसिएशन आप लोगों ने यहाँ पर भी समझा था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था कि जर्नल प्रॉपर में हम कौन कौन से एंट्रीज बताते हैं। अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए, वरना मैं बता देता हूँ। सर ओपनिंग एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, सर हम क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सर जी हम ट्रांसफ़र एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सर रेक्टिफिकेशन एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? जवाब दो बच्चों। या फिर मिसलेनियस एंट्रीज, लाइक मिसलेनियस एंट्रीज में क्या था सर? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। इफ़ यू आर परचेजिंग एन एसेट ऑन क्रेडिट, तो ना तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाला, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में। बोलो बच्चों, वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। तो बहुत इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्पेशल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। उसके अलावा हम एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री से ही बच्चों को पता है एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल अकाउंट। तो ये सब हम कर चुके हैं बच्चों। बताओ आइडेंटिफिकेशंस। अब तो आप लोगों ने वाउचर वाला चैप्टर भी मेरे से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप ये समझो कि आप आधी अकाउंटिंग कर चुके हो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। इसके बाद मेरा बेटा थर्ड स्टेप क्या होता है? व्हाट इज़ थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा? रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन मेरे दोस्तों हम जिस बुक में करते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं? लेजर। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर नेचर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस। क्लासिफिकेशन इज डन थ्रू लेजर। क्लासिफिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं? लेजर। और क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मतलब डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। याद है आप लोगों को? वी प्रिपेयर डिफरेंट अकाउंट्स, वेरियस अकाउंट्स बोल सकते हो आप। एक अकाउंट से हमारी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर हमारे यहाँ पर पहले जैसे स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, एक स्कूल पहली से 12वीं तक है, तो उसमें आपको अलग अलग रूम रखने पड़ेंगे। पहली क्लास का अलग, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो फर्स्ट क्लास में सारे बच्चे कौन से के मिलने वाले हैं? फर्स्ट के। सेकंड में सेकंड के। अब आप लोगों ने जब लेजर बनाई तो आप लोगों ने देखा लेजर जो था वो किससे बनी? जर्नल वाज द बेस फॉर द लेजर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। जर्नल क्या था मेरे दोस्तों? जर्नल क्या था? बेस था। जर्नल के आधार पर
हम लोगों ने क्या करी है, क्लासिफिकेशन करी। तभी बोला था पोस्टिंग इनटू लेजर, बोलो हाँ या ना। तो जर्नल को बेस माना गया था लेजर का। जर्नल के आधार पर हम लोगों ने क्या बनाई है, लेजर। अब लेजर में हमने क्या करा, दुनिया भर के अकाउंट बनाए। आपका मन भी नहीं करा, बट स्टिल हमें क्या करना पड़ा मेरे दोस्तों, बनाने पड़े। बनाए आप लोगों ने अकाउंट या नहीं बनाए? तो दैट इज क्लासिफिकेशन। तो ये वाला जो काम होता है, जब हम जर्नल से लेजर में लेकर जाते हैं, इस वाले काम को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? पोस्ट। ये हम पोस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। रिकॉर्ड तब होती है ट्रांजैक्शन जब हम लोगों ने पहली बार ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड, अब रिकॉर्डिंग का काम नहीं हो रहा है, तब कौन सा काम हो रहा है, पोस्टिंग। तो आपसे कोई पूछे कोई पोस्टिंग का क्या मतलब है, बैलेंसिंग कब होती है, समझ, टोटलिंग कब होती है, तो ये बिल्कुल डीपली चीज़ें हो जाती हैं। समझ आई बात, ये नहीं है बच्चों? तो जर्नल बुक अलग है और क्लासिफिकेशन लेजर बुक अलग है। अब यहाँ से हमारी समरी स्टार्ट होगी। इसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है बताओ मेरे दोस्तों? आफ्टर क्लासिफिकेशन वी विल डू समराइजिंग। क्या करेंगे हम लोग? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है यार, जर्नल इतने सारे रजिस्टर बन गए, लेजर इतने सारे रजिस्टर बन गए। अब जो ओनर्स लोग रहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो जर्नल लेजर को देखते रहेंगे। दे जनरली प्रेफर टू सी, या दे जनरली प्रेफर टू मतलब एनालाइज दी समरी रिपोर्ट। आई बात समझ या नहीं है बच्चों? तो अकाउंटेंट का काम रहता है कि समरी भी तैयार करो। और अभी तक अगर आप देखो रिजल्ट्स नहीं पता चला है। बेशक से आपने आइडेंटिफिकेशन करी तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में तो हमने पता लगाया कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कौन सी नहीं होगी। तो आइडेंटिफिकेशन तो बिल्कुल सिंपल स्टेप था। इसके बाद फिर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी करी। रिकॉर्डिंग में बस खाली ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करा गया और कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट अ एनालिटिकल बुक। ध्यान रखना, हाँ ये नहीं बता सकती रिकॉर्डिंग किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने, मशीनरी कितने की है, फर्नीचर कितने का है, हाँ या ना? अब इसको समझ पा रहे हो ना आप लोग? रिकॉर्डिंग से पता लगा लो। आप जर्नल पूरी देखते रहो, आपका रफ रजिस्टर कभी एनालिसिस नहीं करा सकता। लेकिन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है मेरे दोस्तों? जब आप लेजर बना रहे हो तो लेजर में समहाउ क्या हो रहा है, एनालिसिस हो पा रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? एनालिसिस होने का मतलब हमें पता चल रहा है किससे कितने पैसे लेने हैं, मशीनरी कितने की, परचेज कितने की, सेल्स कितने की, सब कुछ है। इसके बाद हम लोग समराइजिंग करते हैं। तो समरी रिपोर्ट्स बनाना, तो रिजल्ट्स वगैरह निकालना, वो हम किस में करेंगे मेरे दोस्तों? यहाँ पर समराइज। समझ में आई बात या नहीं? और फॉर द पर्पस ऑफ समराइजिंग आप सब बच्चों को याद हो तो बताइए हम क्या क्या बनाते हैं, फटाफट बताओ अगर आपको याद है तो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, तो समरी रिपोर्ट्स में सबसे पहले मेरे दोस्तों हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और जो दूसरा रहता है वो फाइनल अकाउंट ही होता है। और फाइनल अकाउंट का मतलब वो ट्रायल बैलेंस से ही बनता है। आप इसको बोल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड वी प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। तो जल्द ही हो सकता है, क्या पता हम इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद सीधा फाइनल अकाउंट पे भी पहुंच जाए। हो सकता है कोई बीच वाला चैप्टर्स कर ले, डिपेंड्स, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, बट कोई नहीं। तो आज हम लोग कौन से चैप्टर पर जाने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस। तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट होती है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है मेरे दोस्तों? अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपके अभी जो मेरा चैप्टर आने वाला है उसकी मैं अगर आपसे बात करूँ, तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी शीट। ट्रायल बैलेंस क्या है? समरी शीट ऑफ ऑल लेजर। जितने भी हमने लेजर्स बनाए हैं उसकी एक समरी शीट है। ट्रायल बैलेंस इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट। ये जैसे बैलेंस शीट रोज़ रोज़ नहीं बनती है, तो उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस भी रोज़ रोज़ नहीं बनता। समझ में आई बात? ये नहीं, ये एक पार्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। इट डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस कोई फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करता। ट्रायल बैलेंस क्या करता है? जितने भी हमारी क्लासिफिकेशन से जो अगला स्टेप होता है, क्लासिफिकेशन करने के बाद अगला स्टेप सीधा फाइनल अकाउंट नहीं होता। समराइजिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाता। समझ में आई बात? ये नहीं, बोलो यार। तो जो क्लासिफिकेशन, जो अकाउंट से जो बैलेंस बीडी निकल कर आ रहे हैं, जो क्या निकल कर आ रहे हैं? बैलेंस, वो हम कहाँ लेकर जाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू एनी रिजल्ट। ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट है, बस खाली इतना बता देगा आप लोगों को कि सर की एसेट्स इतने की है, लैंड इतने की है, मशीनरी इतने की, फर्नीचर इतने का है, और स्टॉक इतने का है, डेटर इतने, क्रेडिटर्स इतने, बीपी, लोन आउटस्टैंडिंग, बस। रिजल्ट्स तो आपको कौन देने वाला है? ये फाइनल अकाउंट। जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। मैंने आपको बताया भी था, ट्रेडिंग और P&L आपको रिजल्ट्स देते हैं। ट्रेडिंग और P&L क्या देते हैं? रिजल्ट्स। और बैलेंस शीट आपको क्या देती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट आपको क्या देती है? फाइनेंशियल। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या निकालता है? कौन सा रिजल्ट देता है बताओ, अगर तुम्हें याद हो तो?
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जिसको हमने प्यार से नाम दिया था मोटा मोटा प्रॉफिट मोटा मोटा लॉस। याद रह गया कुछ या नहीं रह गया? और व्हाट इज़ पी एंड एल? पी एंड एल क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो जब मैं आपको इस चैप्टर को सिखाऊंगा बड़े डिटेल में तो आपको मज़ा आएगा, मतलब बहुत टाइम लगा के हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो अभी तो हम सिंपली ट्रायल बैलेंस के पास चलते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जो फिफ्थ स्टेप है दैट इज़ एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो बेटा जब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करा जाता है ना, तो आप ये समझो यहाँ तक इनपुट चल रहा था, बात आ रही है समझ में नहीं आ रही? अब क्या होगा, हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे बताओ सारे बच्चे? दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर एनालाइजिंग। क्या एनालाइज करने के लिए बताओ सारे बच्चे? हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि यार हमारा रिजल्ट कैसा है, हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल हमारा कितना प्रॉफिट है। एनालिसिस आप क्लास 11th में नहीं करने वाले हो, हाँ आप 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, बाकी आप आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में करने वाले हो। समझ में आई बात या नहीं? तो एनालिसिस में हम रेशियोज निकालते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। देखो बच्चों सीए फाउंडेशन वाले भी, तो ये रहा प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, जनरल फाइनेंशियल। सबसे पहले रिकॉर्डिंग होएगी, क्लासिफिकेशन होएगी, समराइजिंग होगी, उसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझाए जा रहे हैं वो, अगर किसी बच्चे का CA का मन बनता है भैया, मन बन रहा है, तो मेरे से पर्सनली डिस्कस कर लेना। आप अभी अपनी 11th के साथ साथ अपनी CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो 11th 12th के साथ, ठीक है बच्चों? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन? तो एनालिसिस का मतलब होता है डीपली स्टडीज़ करना। क्या करना मेरे दोस्तों? डीपली स्टडीज़ करना। रिलेशनशिप क्या करना? एस्टेब्लिश करना। रिलेशनशिप क्या करना मेरे दोस्तों? एस्टेब्लिश करना। और क्या करना? कंपैरिजंस करना, एक साल के रिज़ल्ट को दूसरे साल के रिज़ल्ट से। इंटरप्रिटेशन में भी यही आप कह सकते हो कि यार जो रिज़ल्ट्स आ रहा है उसको बताओ, उसको और खुरे दो, मतलब डीपली जाओ वो क्या कहना चाह रहा है। वाई, इसमें आप क्या कर सकते हो? वाई भी लगा सकते हो कि भाई क्या रीज़न रहे हमारे प्रॉफिट्स कम क्यों हुए हैं, लॉसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से। एंड एट द एंड ऑफ दी जो भी है हमारे पास, वी विल कम्युनिकेट। हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों? कम्युनिकेट टू यूजर्स। ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि कम्युनिकेट हम हर किसी को नहीं करते हैं कि भैया बाहर गली में कबाड़ी वाला आ रहा है, उसको बोल रहा है ओ भाई इधर इधर हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस हुआ, बोलो हाँ या ना। क्या उसको कोई मतलब है हमारे उससे? नहीं। वो क्या कहे, ओ भाई मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं कबाड़ी वाला इंसान हूँ, तो मुझे तो कबाड़ बेचना है, तेरे पास कोई कबाड़ है तो बता, मुझे तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो वो इज़ इंटरेस्टेड इन योर रिजल्ट्स। बताओ सारे बच्चे कौन रिजल्ट में इंटरेस्टेड है? कम्युनिकेटिंग यू। जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, कौन इंटरेस्टेड है मेरे दोस्तों? जो इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड पार्टीज़ आप लोगों को बताई थी मैंने, इंटरनल भी हो सकती है और मेरे दोस्तों एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो बातों में मैंने आपको जो है पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस करा, भी ट्रायल बैलेंस पर भी आ जाएंगे। इंटरनल में बेसिकली ओनर्स आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ भी कह सकते हो, बट कुछ ऑथर्स ने उसको एक्सटर्नल में रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल गवर्नमेंट है, डेटर्स हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही बेटा? क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट, डेटर, क्रेडिटर्स, और उसके अलावा XYZ रिसर्चर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब रहते हैं, क्योंकि यार हमारे रिजल्ट के आधार पर ही गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस लेने हैं, बोलो हाँ या ना। और डेटर चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन खूब फूले फले, क्योंकि अभी आज हम उनको 1 लाख का सामान दे रहे हैं, फिर हम उनको फ्यूचर में सामान कितने का देंगे? 1.5 लाख, ज़्यादा उनकी लिमिट बढ़ा देंगे। अभी हम उनको 10 दिन में बोलते हैं पैसा वापस कर दो, जैसे हमारा काम धंधा अच्छा चलेगा तो मैं उनको 10 की जगह कितने दिन में बोल दूंगा? 15 दिन में, 20 दिन में। क्रेडिटर भी चाहेंगे कि हमारा काम चले। लैंडर्स, वो आर दी लैंडर्स वो होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? लोन। बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। समझ में आई बात या नहीं? जवाब दो सारे बच्चे। बस तो यही सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर आप बस और कुछ नहीं है, यहाँ पर आप मीनिंगफुल जजमेंट ही निकाल रहे हो इंटरप्रिटेशन में। मीनिंगफुल जजमेंट मतलब उसका कुछ मीनिंग बता रहे हो कि यार हमने क्यों कराया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है बेटा। तो सर हम करना क्या जा रहे थे और कर क्या रहे हैं, हमारी तो आपको समझ ही नहीं आया कि आप क्या क्या चले जाते हो। नहीं बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है आपको, ये जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे तब तक आपको इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखना। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है?
जल्दी बताओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। और उसके बाद क्या है मेरे दोस्तों बताओ, मेजरमेंट उसी के अंदर आ जाता है। फिर क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में करते हैं, जर्नल। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। बोलो बच्चों, यस सर। क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में करते हैं, लेजर में। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, समराइजिंग के लिए हम क्या क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समझ में आ गई बात है। डीपली स्टडीज रिलेशनशिप, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाना, और एट लास्ट वी विल कम्युनिकेट टू द यूजर्स। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको ट्रायल बैलेंस करा रहा हूँ नेक्स्ट उसके अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू।